नासा सोलार पार्कर या पार्कर सोलार, कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पार्कर ही है। देखो, जहां भी वर्ड सोलार आ जाता है इट मीन्स क्या है, सन। ठीक है, तो नासा ने एक ये प्रोब लॉन्च की थी। प्रोब मीन्स जांच। ठीक है, प्रोब मीन्स जांच किसकी, सन की। तो ये सन की जो वो है, कोरोना होता है ना सन का, कोरोना वो वाला कोरोना नहीं, कोरोना वायरस वाला नहीं। ठीक है, कोरोना वायरस वाले को भी कोरोना क्यों कहते थे, उसकी शेप जो थी, है ना। तो सन के मतलब लाइक दिस, है ना। तो जो ये आउटर कवरिंग है ना इसकी, आउटर कवरिंग जो है उसे कोरोना कहते हैं। ठीक है, अब ये कोरोना वायरस मत समझ लेना, कोरोना वायरस अलग था। और उसे भी कोरोना क्यों कहते थे, क्योंकि जो उसकी शेप थी वो कोरोनल, कोरोनल मीन जैसे सन का कोरोना है सेम ऐसे, आउटर और इनर। तो जो सन का कोरोना है उस पर इन्होंने एक मिशन भेजा था प्रोब करने के लिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि इन्होंने डिस्कवर्ड किया है कि जो सन का जो एटमॉस्फेयर है, कोरोनल जो होल्स है उसमें, वहां पर सबसे ज्यादा फास्ट सोलार विंड डिटेक्ट हुई है। मतलब इस एरिया से सबसे ज्यादा जो है सोलार विंड डिटेक्ट हुई है। जैसे मैंने बताया था तुम्हें, सोलार विंड वही ऑरोरा बोरियलिस, कि ऑरोरा बोरियलिस हमारे यहाँ अर्थ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो रंगीन कलरफुल जो दृश्य दिखाई देता है वो क्यों फॉर्म होता है, जब जो सोलार विंड चलती है ना और वो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टकराती है हमारी अर्थ के, तो वो फॉर्म होता है उन दोनों के रिएक्शन से, ये फॉर्म होती है ऑरोरा बोरियलिस। तो यहाँ पर है वो सोलार विंड, यहाँ डिटेक्ट हुई है। ठीक है, क्योंकि वहां जाया तो जा सकता नहीं, लेकिन नासा फिर भी ट्राई कर रहा है कि सन पे कुछ कुछ मिशन भेजे जाए। ठीक है, और भी इंफॉर्मेशन इससे सन के बारे में हमें मिलती है। और हाँ, तो यही इसकी डिस्कवरी में सोलार विंड डिटेक्ट हुई। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, देखो तुम्हारे लिए ना ये मत सोचना कि किसी में नहीं आता, सब जगह आता है। यूपीएससी 2022 में भी ये क्वेश्चन आया था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर। तो तुम लोग ऐसे भी याद रखा करो कि जैसे चलता रहता है कि भाई किसने जीती और कौन सी रैंक पर है, जैसे कि टॉप पर कौन है या बॉटम में कौन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है उसमें। तो ये अभी हुआ है फिलहाल में, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। ठीक है, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीता, ऑस्ट्रेलिया ने। और ये हुआ था ओवल, ओवल कहाँ पर है, ओवल इंग्लैंड में है। ओवल बेटा एक जगह है, जैसे सब जगह होती है स्टेडियम होता है, तो ये एक लंदन में स्टेडियम है। तो ये भी याद रखना कि कहाँ हुआ था, लंदन इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोचीन पोर्ट किस राज्य में स्थित है, कोचीन पोर्ट। पोर्ट तो सुने हैं? पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह क्या होता है वहां पे, इम्पोर्ट। हाँ, शिप, शिप आके वहां पे ठहरते हैं और जाते हैं। ठीक है, तो कोचीन पोर्ट जो है ये केरल में है और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने इसे रिनोवेट या मॉडर्नाइज करने का वो लिया है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ 7,500 करोड़ अलॉट किए हैं कि इस पोर्ट को रिनोवेट किया जाएगा, क्योंकि बेटा पोर्ट की हमारे जो ट्रेड होता है या व्यापार है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पोर्ट पे ही शिप आके रुकते हैं जो बाहर से कुछ सामान आ रहा है, फॉर इंस्टेंस इराक ईरान से कुछ मंगा रहे हैं या कहीं यूएस से भी या कहीं से भी अफ्रीका से कुछ चीजें आ रही हैं, तो वो पोर्ट पे रुकेंगी। दूसरा, उस पोर्ट से फिर हमें जो एक्सपोर्ट करना होगा सी से, वो, और सी से एक्सपोर्ट करना सबसे सेफेस्ट और चीपेस्ट माना जाता है, क्योंकि सी से ना तो उतना फेयर लगता है, उतना पैसा नहीं लगता पानी से, है ना, और ना ही उसमें इतना ज्यादा वो रिस्क रहता है, जैसे कि प्लेन में रिस्क रहता है कि क्रैश ना हो जाए, कोई टेक्निकल खराबी ना आ जाए।
सी में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पानी में ही तो डूब जाएगा, बस इतना ही होगा। सामान सामान तो निकल जाएगा फिर। हाँ देखो, कुछ ऐसा होता है कि वो पानी से खराब हो जाता है ना, लेकिन फिर भी वाटर इज द सेफेस्ट देन एयर। प्लेन क्रैश ही हो गया, उससे तो ज्यादा सेफ है ना शिप, है ना। तो शिप, बस टाइटैनिक एक अलग एग्जाम्पल है। ठीक है, टाइटैनिक होता नहीं, टाइटैनिक के पीछे रीजन वही था, आइसबर्ग वाला, और उस समय उतना नहीं था टेक्नोलॉजी के डिटेक्शन हो सके कि आइसबर्ग, और फिर एटलीस्ट सबको पता तो चला कि ठीक है आइसबर्ग से ये चीज भी हो सकती है। जो बाद में शिप बने तो फिर उनका जो उसमें अरेंजमेंट करना था या कुछ भी उसमें वो करना था, देखी तो है तुम लोगों ने टाइटैनिक। तो आइसबर्ग सबसे बड़ा रीजन माना गया था, और उससे लोगों को पता तो चला कि हाँ आइसबर्ग से ये घटनाएं हो सकती हैं, तो आगे वो क्या मिलती, टेक्निकल भी था कुछ, हाँ। तो ये था। बाकी कोचीन पोर्ट, इसके लिए गवर्नमेंट ने 7,500 करोड़ रुपए रिनोवेशन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए अलॉट किया है। क्या तुम्हें भी जाना है टाइटैनिक पे? अब तो टाइटैनिक से बड़े बड़े शिप बन गए हैं, उससे भी बहुत बड़े बड़े, है ना, और एडवांस भी हैं, टेक्नोलॉजी भी उनमें अच्छी है। हाँ, क्रूज जो होते हैं ना, क्रूज इसीलिए तो होते हैं, इसी पर्पस की। देखो, एक तो होता है ये शिप, वैसे वाले अलग अलग होते हैं शिप भी। कार्गो जो होता है इसमें तो सामान जाता है, जैसे कि कुछ भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हो गया। और जो ये क्रूज हो गया, क्रूज तुम्हारे घूमने के लिए, हाँ ट्रैवलिंग के लिए, जिसमें होटल भी होते हैं, उसमें खेलने का भी होता है, कसीनो भी। हाँ मतलब होटल में ही सब आ जाएगा, बार भी। हाँ, अब देखो कोचीन पोर्ट, पोर्ट ये फिर और क्यों इम्पोर्टेंट है कोचीन, अच्छा देखो यहाँ तो फिर वही है, जगह नहीं रहती, लिख जाता है ना सारा। केरल में कहाँ पर है कोचीन? यहाँ है, तो देखो जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा और सागरमाला, इन योजनाओं के तहत कोचीन को फिश इंपोर्ट, फिश एक्सपोर्ट का हब बनाने की बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पे फिशिंग जो है वो इतनी डेवलप कर दी जाए कि बाहर देशों में वो एक्सपोर्ट हो। ठीक है, क्योंकि हमारी तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन, तो हम खुद कंज्यूम नहीं करते, बट हाँ हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं फिशेस को। ठीक है, तो ये इस उसमें याद रखना कि कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान। और ये अब नेक्स्ट है तापी। तापी देख के ही पता चल रहा है क्या है, तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये एक प्रोजेक्ट है जो कि इस पे काम चालू हो चुका है तुर्कमेनिस्तान की साइड से। तुर्कमेनिस्तान ने अभी इसका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान साइन किया है, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। और क्यों ये डेथ अभी, नॉर्मली ऐसे ही बात नहीं हो रही थी इस बारे में, क्योंकि पाकिस्तान का जो पुलवामा वाला अटैक जो हुआ था, पाकिस्तान ने किया था, उसके बाद हमने उनके साथ जो भी हमारे ट्रेड की कुछ चीजें थी वो सैंक्शन लगा दिए, और वहां के लोगों को यहाँ पे हम वीजा पे अलाउ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क हमारी कंट्री के लिए उन्होंने किया था क्रिएट, तो उसको कुछ तो हमें कंपेंसेट करनी है वो चीज। तो उनको एज अ पनिशमेंट हमने उनके यहाँ के लोगों को वीजा देना बंद कर दिया। दैट्स वाई जो अब उन वहाँ के इवन एक्टर्स भी हैं वो भी यहाँ काम नहीं कर सकते अब। वो तुमने देखा भी होगा कि जब से पुलवामा हुआ है उसके बाद वहाँ के कोई भी सिंगर, एटलीस्ट कोई भी यहाँ नहीं आया। जो यहाँ सिटीजनशिप ले ली है वो है, बाकी और कोई यहाँ पे अलाउड नहीं है। तो एक तरह से फिर जो हमारे प्रोजेक्ट हैं कुछ कुछ, उन पे भी काम बंद हो चुका उस वजह से। तो तुर्कमेनिस्तान और पाकिस्तान ने अभी इसका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन साइन किया है कि ये दोनों इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसमें है क्या, क्योंकि गैस से ही समझ आ रहा होगा कैसी पाइपलाइन बनेगी, जो नेचुरल गैस होती है उसकी पाइपलाइन बनेगी है। ठीक है, अब लेकिन इसमें हमारा भी इंटरेस्ट है बेटा, क्यों,
क्योंकि तुर्कमेनिस्तान में जो गैस है वो या अफगानिस्तान, एक पाइपलाइन बनाई जाएगी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, यहाँ तक आएगी वो। ठीक है, तो इसमें हमारा भी रोल है। बाकी इम्प्लीमेंटेशन हमारी तरफ से तो अभी ऐसा कुछ सुनने में आ रहा नहीं है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान के साथ जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया है कि ये बनाया जाएगा। ठीक है, अब नेचुरल गैस क्या होती है, पता है तुमको नेचुरल गैस क्या होती है? तुर्कमेनिस्तान में जो जगह है गिलगिनिश, गिलगिनिश गैस फील्ड है तुर्कमेनिस्तान में। गिलगिनिश गैस फील्ड से वहां से ये पाइपलाइन बिछाई जाएगी और ये इंडिया तक जोड़ी जाएगी। नेचुरल गैस में क्या क्या कंटेंट होते हैं? हाँ, मिथेन। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूट जो नेचुरल गैस का होता है वो मिथेन होता है। मिथेन भी उसमें कुछ मात्रा एथेन की होती है, प्रोपेन की होती है, जो भी कंबस्टिबल गैसेज है वो उसमें होती है। ठीक है, नेचुरल गैस में। और जो नेचुरल गैसेज हैं ये ज्यादातर, अगर तुमने कभी भी ऑब्जर्व किया हो तो जैसे वेस्ट एशिया में ऑयल है ना, वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, सीरिया, कुवैत, कतर, ये जो कुछ कुछ चीज है, गल्फ ऑफ ओमान, यमन, तो ये जो जगह है यहाँ पे तो ऑयल ज्यादा मिलता है। लेकिन जो सेंट्रल एशिया की ये है, सेंट्रल एशिया में तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ पे नेचुरल गैसेस बहुत ज्यादा है, और इवन रशिया में भी। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा, तुर्कमेनिस्तान और हमारे लिए मतलब अच्छा ट्रेड पार्टनर है, और हमारे वहां से तो अच्छे रिलेशन है। इससे पाकिस्तान से तो बेहतर रिलेशन है उन कंट्रीज से हमारे। क्या नेचुरल गैस आती है? बट पाइपलाइन के थ्रू नहीं आती, पाइपलाइन के थ्रू नहीं आती। पाइपलाइन से ये फायदा है कि डायरेक्ट उस जगह से हमारे पास आ जाएगी, जो बीच में कॉस्ट लगती है ना ट्रांसपोर्ट की, वो बच जाती है। अब तुम ये सोचो कि ये बगल में ही है तो ऐसा तो कुछ नहीं है, साइड में थोड़ी है। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है, इंडिया कहाँ पर है, वहां से जो कॉस्ट है वो ज्यादा लग जाती है। जैसे कि अगर रशिया नहीं करेंगे ये लेकिन ये इंटरप्ट कैसे कर देंगे? पाइपलाइन, पाइपलाइन को ये इंटरप्ट नहीं करेंगे। कोई चीज अगर पैसों पे साइन हो रही है ना, तब वो नहीं इंटरप्ट करेंगे, क्योंकि इनका भी जाएगा इधर पैसा, हमारा भी जा रहा है, वो क्यों घाटे में जाएंगे? और अभी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, पैसा कहाँ से आया मैं बता रही हूँ। देखो, इवन तुम ये चीज ऐसे ही लेते हो कि हाँ क्यों अमेरिका इसकी साइड लेता है पाकिस्तान की, या क्यों चाइना इसकी साइड लेता है, या यूएन क्यों किसकी तरफ है। देखो, अगर रियलिटी में देखा जाए ना तो भारत के साथ में यूएन और यूएस या यूके, इनमें से कोई भी नहीं है। कूलर बंद करिए आप। कर दिया होगा कुछ आपने। ठीक है, देखो, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, और यूके या यूनाइटेड किंगडम हो गया या फिर यूएस हो गया, ये इसी को सपोर्ट करते हैं। इवन जो कश्मीर का मैटर भी हुआ था, कश्मीर के मैटर में भी वे हमेशा इंडिया को एक्यूज करते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। इवन अगर तुम ये सोचो कि इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, तो इनको यहाँ से फंडिंग हो जाती है, बट इनको लोन लेना पड़ा था। किससे लोन लेते हैं ये लोग? आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो आईएमएफ भी शर्तों पे लोन देता है, जब लगता है ना कि ये कंट्री रिपे कर देगी तब वो हेल्प करता है आईएमएफ। ठीक है, तो ये लोन वगैरह इनका चलता रहता है। बाकी लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी अब उस हालत में नहीं रही है कि वो ग्रो कर पाएगा। ठीक है, उसके खुद के ही रीजन है। खुद के रीजन क्या कहते हैं ना कि आप बाहर बाहर कुछ भी चल रहा है आप पर तब तक अफेक्ट नहीं पड़ेगा जब आपके अंदर जो है वो सारी चीजें ठीक है। इनके अंदर की पॉलिटिक्स ही खराब है पूरी तरह से। ठीक है, और किसके हाथ में है? वही मैंने तुम्हें पहले भी बताया होता है कि इनकी जो पॉलिटिक्स है वो इनकी मिलिट्री के हाथ में है। इनकी जो मिलिट्री का चीफ है वो डिसाइड करता है कि पाकिस्तान का पीएम कौन बनेगा। तो जहाँ की मिलिट्री ये चीज डिसाइड करती हो वो ग्रो कर लेगा, ऐसी कंट्री ग्रो करेगी? कभी नहीं करेगी। कश्मीर,
देखो कश्मीर जो है, कश्मीर की पोजीशन, देखो तुमने ये देख लिया ना, ये लिख तो लिया है ना, अब तुम यहाँ पे समझो। देखो जो कश्मीर की पोजीशन है ना, ये सेंट्रल एशियन कंट्री से मैच करती है। सेंट्रल एशिया, इसकी पोजीशन ऐसी है, ये बिटवीन में है, बिटवीन मतलब बीच में। तो कहाँ पर है ये? अफगानिस्तान, और यहाँ पर ये जो ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे लाई करती है। यहाँ पर ये किसका पार्ट है? ये जो जितनी भी कंट्रीज है, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये क्या है? सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया, एशिया का सेंट्रल पार्ट। और अगर तुम्हें याद हो, मैंने तुम्हें बताया था, एक थ्योरी बताई थी, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी। हार्टलैंड थ्योरी के हिसाब से जो इस रीजन पे रूल करेगा वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। इट मींस क्या है, जो इसे कब्जे में कर लेगा ना, इसको ऑक्यूपाई कर लेगा सेंट्रल एशिया को, तो वो पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। अब चाइना ने यही थ्योरी, चाइना के दिमाग में थी यही थ्योरी। तुम्हें पता है जर्मनी में एक था हिटलर, एडोल्फ हिटलर, उसको ये थ्योरी पता, जब जब ये थ्योरी प्रोपाउंड हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन क्या था? मेन यही तो रीजन था। जर्मनी सोचता था कि वी विल बिकम पावरफुल, और अगर हम इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे तो वी विल रूल द वर्ल्ड। और यही सेम चीज रशिया के दिमाग में थी। तो इन लोगों का क्या है कि अगर ये पार्ट हमारा हो जाए तो पूरा वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड का पूरा ट्रेड जो है वो हमारा, ठीक है। तो अब क्योंकि कश्मीर की पोजीशन कैसी है कि वो सेंट्रल एशिया में ही तो आता है बेटा, यहाँ का क्लाइमेट, यहाँ की सारी चीज सेंट्रल एशिया से मैच करती है, ठीक है। तो इसलिए चाइना यहाँ पर अपना कब्जा करना चाहता है कि यहाँ ये हमारा हो गया ना, तो फिर ये और पूरा सेंट्रल एशिया हमारा, ठीक है। और अभी मैंने तुम्हें C5 बताया था ना, C5, C+C5, वो यही तो था, चाइना और 5 जो सेंट्रल एशियन कंट्री हैं। तो चाइना क्या ट्राई करता है? चाइना का एक प्लान है, तुम्हें पता हो, चाइना एक यहाँ से वो निकालना चाहता है, रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये रोड यहाँ से जाएगा और ये यूरोप तक जाएगा, चाइना का जो प्लान है। और इस प्लान के तहत क्या है कि जैसे वो यहाँ से रोड निकालेगा तो ये कंट्री इसके इन्फ्लुएंस में रहेंगी, इसके प्रभाव में रहेंगी। और सेंट्रल एशिया में एक सबसे बड़ी जो चीज पाई जाती है वो है नेचुरल गैस, तो तुमने पढ़ लिया, रेयर अर्थ मटेरियल, वो मेटल्स जो सोने और जो ये होता है यूरेनियम, इससे भी ज्यादा कीमती होते हैं, ठीक है। लिथियम हो गया, या यूरेनियम, पोलेनियम हो गया, ये कुछ कुछ, रेडियम है, ये कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं। हाँ, यूरेनियम की वजह से यहाँ पे नेचुरल गैसेस है। तो इसका जो इंटरेस्ट है यहाँ के रेयर अर्थ मटेरियल में है, रेयर अर्थ मटेरियल, इसलिए इसके जो है ना, हमारे से तो रिलेशन चाइना के सोरिंग है, सोरिंग मीन्स के अच्छे नहीं है, लेकिन इन कंट्री से ये बड़ी बना के रखता है, ठीक है। तो एक जो माइंड में चाइना के प्लान है वो ये है। अब इसको फुलफिल करने के लिए, इस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए कौन हेल्प कर सकता है इनका? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एंटी इंडियन है, तो इसलिए ये पाकिस्तान को हेल्प करते हैं ताकि हमारी तरफ पाकिस्तान अटैक करता है और हमारी कंट्री में अनरेस्ट बना रहे, ये लोग ऑक्यूपाई कर ले, जहां तक कि अक्सई चीन इन्होंने ले लिया था। और यही रीजन था कि 2019 में 5 अगस्त को आर्टिकल 370 हमें हटाना पड़ा था। वो मजबूरी नहीं थी, वो जरूरत थी, ठीक है। क्यों हटाना पड़ा था? क्योंकि चाइना, तुम्हें पता है LAC, मैंने तुम्हें बताया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे लगातार उनकी आर्मी आती रहती है, वहां पे से हटती ही नहीं है इनकी आर्मी, कहने के बावजूद। जो इनकी मीटिंग होती है हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, तो तब तो उनसे तो बात हो जाती है, तो कह देते हैं कि हम हटा रहे हैं आर्मी को, लेकिन एक्चुअल में वो वहां से जाते नहीं है, ठीक है। तो ये रीजन है, मेन जो रीजन है वो पाकिस्तान नहीं है, मेन रीजन कश्मीर नहीं है, मेन रीजन कश्मीर के थ्रू पूरा सेंट्रल एशिया है, ठीक है। इसकी पोजीशन ही ऐसी है हमारे कश्मीर की, और इसलिए हमारे इंटरेस्ट क्या है कि हमें किसी भी कोस्ट पे कश्मीर को प्रोटेक्ट करके रखना, ताकि हम हमारा इंडिया, क्योंकि हमारे इंडिया में एंटर करने का एकमात्र रास्ता ये है, यहाँ से हिमालयन से तो आया नहीं जा सकता, अगर एक बार ये कब्जा लिया तो सीधे आ सकते हैं हमारी कंट्री में, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हिमालय है, यहाँ से तो आया ही नहीं जा सकता इनके पास, इधर पाकिस्तान है, ठीक है, यहाँ तो ठीक ठाक सिक्योरिटी है।
लेकिन चाहते हैं कि कश्मीर इनका हो जाए तो इंडिया पे इन्फ्लुएंस इनका बढ़ जाए। बेसिकली ये थ्योरी है। और तुम उसमें पॉलिटिकल थ्योरी में आएगा, जियो पॉलिटिक्स में हार्टलैंड और विटलैंड थ्योरी, और यही था वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अब देखो नेक्स्ट, देखो रेड जायंट का संबंध किससे है? रेड जायंट जो होता है बेटा, जो स्टार होता है ना, स्टार की भी एक लाइफ होती है। ठीक है, जो तारा होता है उसकी एक पूरी लाइफ होती है। पढ़ा है तुम लोगों ने कभी? देखो, जो स्टार होता है, तुमने पढ़ा था जब, किससे किससे बनता है स्टार? नेब्यूला से। नेब्यूला से स्टार बनता है। पहले नेब्यूला था, नेब्यूला से वो बनता है एक एवरेज स्टार। जब स्टार की भी एक बेटा एज होती है, एज मतलब ये भी बूढ़ा होता है ऐसे कह सकते हो, ये भी मतलब इसकी भी ओल्ड एज आती है। ठीक है, तो पहले तो ये नेब्यूला हुआ, और नेब्यूला से ये क्या बना? एक एवरेज स्टार। एवरेज स्टार। ठीक है, अब एवरेज स्टार से जब इसकी एक एज हो जाती है तो ये बनता है रेड जायंट। ठीक है, और ये रेड कलर का होता है, रेड जायंट। और रेड जायंट के बाद तुमने कभी ब्लैक होल सुना है? रेड जायंट के बाद ब्लैक होल सुना है कभी? ब्लैक होल क्या होता है? ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है। देखो, फिर इसमें रेड जायंट में कुछ प्लैनेटरी विंड्स जनरेट हो जाती है, और उससे ये एक छोटा सा डुवार्फ स्टार बन जाता है। ठीक है, अब इसी का एक है, रेड जायंट से बनता है सुपर जायंट। सुपर जायंट मतलब और भी बड़ा। और उसके बाद बनता है सुपरनोवा। सुपरनोवा, और सुपरनोवा के बाद बन जाता है ब्लैक होल। जब इसकी लाइफ एंड हो जाती है तो क्या बन जाता है? ये ब्लैक होल। और ब्लैक होल क्या रहता है? हाई ग्रेविटी, कि कुछ भी उसमें चला जाएगा ना, वो बच के बाहर ही नहीं आ सकता। उसमें इतनी सुपर ग्रेविटी होती है यूनिवर्स में अंदर। जो ब्लैक होल होता है उसमें हाई ग्रेविटी रहती है, और वो यूनिवर्स में अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इसकी लाइफ साइकिल होता है रेड जायंट से सुपर जायंट, और सुपर जायंट के बाद फिर ये सुपरनोवा, और सुपरनोवा से बन जाता है ब्लैक होल। ठीक है, तो रेड जायंट जो है इसका संबंध तारे से है। ठीक है, ये भी एक एज से गुजरता है। जैसे कि जब कभी फॉर्मेशन हुए होंगे प्लैनेट्स के, तो पहले ये था नेब्यूला। नेब्यूला से स्टार बने, स्टार में से कुछ कुछ प्लैनेट्स बने। फिर जब स्टार की एक एज हो जाती है तो रेड जायंट बनता है, रेड जायंट के बाद सुपर जायंट, सुपर जायंट के बाद सुपरनोवा, और फिर अल्टीमेटली डाइड। और डाइड भी नहीं होता, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है? कन्वर्ट होती है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वो एक चीज में से दूसरी चीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लैक होल में। ठीक है, तो जिसमें सुपर ग्रेविटी होती है। अब देखो तोरिन क्या है? तोरिन एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो बेटा प्लांट में तो पाया नहीं जाता, ये मीट में और फिशेस में पाया जाता है। ये एक तरह का, जैसे कि जो लोग वो नहीं ले पाते हैं, फॉर इंस्टेंस जिम में जा रहे होते हैं या कुछ भी, और वो सप्लीमेंट में इनको प्रोटीन की जरूरत होती है, लेकिन वो प्लांट बेस्ड ये डायरेक्टली नहीं खा सकते ना, जो जो मतलब वेजिटेरियन होते हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं खा सकते, तो इसको एक्सट्रैक्ट करके और सप्लीमेंट में यूज किया जाता है, टोरिन जो न्यूट्रिएंट होता है, और ये फिशेज में और उसमें पाया जाता है, मीट में। अब है एक कैप्टागोन पिल्स। कौन सा रसायन होता है कैप्टागोन पिल्स में? अब कैप्टागोन क्या है? सीरिया में और जो ये है इराक, ये कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर कौन रहते हैं? आतंकवादी। जो ये है इस्लामिक स्टेट, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और सीरियन जो फाइटर होते हैं वो ये पिल लेते हैं। अब ये कौन सी कैसी पिल्स रहती हैं? ये हाई अलर्टनेस वाली पिल रहती हैं। ये जो ड्रग रहता है एक तरह का हाई अलर्टनेस, इसे लेने के बाद मतलब वो हाईली अलर्ट रहते हैं, क्योंकि उसका उनका काम ही यही है ना, कि इंसर्जेंसी होती रहती है, उनकी फाइट होती रहती है, कभी किसी कंट्री की आर्मी से या किसी पे वो हमला करते हैं। तो इन लोगों को हाई अलर्टनेस के लिए ये कैप्टागोन पिल्स लेते हैं। कैप्टागोन पिल्स में रहता है एम्फीटेमिन। अब एम्फीटेमिन बहुत कह सकते हैं हाई अलर्टनेस करने वाला एक ड्रग होता है। ठीक है, जिसे कहते हैं एम्फीटेमिन।
क्यों लेते हैं? और वो ये पिल्स क्यों लेनी पड़ती है? क्यों लेनी पड़ती है ये पिल्स? ताकत ताकत नहीं, वो नींद भी चली जाती है। ऐसी पिल्स हैं इनकी नींद भी चली जाती है। लेकिन इस पिल्स के ये पिल्स सिर्फ उसी जगह में वो सर्कुलेट है, और अदर कंट्रीज में ये अलाउड नहीं है ड्रग लेना। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम याद रखना कौन सा है, एम्फेटामिन। अब है ये जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रिपोर्ट किसने जारी की है? ये एक एजेंसी है। किस पे? इस ड्रग पे इलीगली बनाते हैं वो लोग। आतंकवादी है, WHO ही क्या करेगा? WHO उन लोगों के साथ ही तो काम कर सकता है जो एथिकली काम कर रहे हो। जो अनएथिकल खुद ही अनएथिकल है, ले लो खुद खा के मर जाओ, क्या ही करना है फिर उनका। हाँ, साइड इफेक्ट ये है कि एक तो एपेटाइट लॉस हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, हार्ट अटैक या इनकी प्रॉब्लम इसके ज्यादा लेने से बढ़ जाएगी। ठीक है, हार्ट पानी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली ही डाई। तो ये पिल्स लेके ही मर जाओ, और क्या है, दूसरों का माल। अभी अभी तालिबान ने अभी फिलहाल में एक हमला किया था, और फिर उसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ हमने किया है। तो ऐसे लोगों को तो चले ही जाना चाहिए, दुनिया में ही मत रहो। ठीक है, तो ये है। और इतनी इतनी वो है इन लोगों में, मतलब पता नहीं काइंड ऑफ ब्रेन वॉश, कि इनको छोटे छोटे बच्चे भी नहीं दिखते हैं। जब ये टारगेट करते हैं ना किसी को, इन्हें छोटे छोटे बच्चे तक नहीं दिखते, और तो कुछ हो रही है, बस पता नहीं क्या ही है। जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रिपोर्ट देखो, ये यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, और चिल्ड्रंस फंड, वैसे इसे शॉर्ट में कहते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, जो यूनिसेफ है। ठीक है, चिल्ड्रंस फंड। तो ये बेसिकली विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के जो वो होते हैं प्रोग्रेस या वो सारी रिपोर्ट ये लोग जारी करते हैं और फंडिंग करते हैं। यूनिसेफ के बहुत सारे प्रोग्राम हमारे इंडिया में भी चल रहे हैं, और जैसे कि तुमने बहुत सारे प्रोग्राम के बारे में सुना होगा यूनिसेफ के, जैसे कि प्लस पोलियो अभियान में भी यूनिसेफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। तो हेल्थ रिलेटेड, विमेन रिलेटेड जो भी इशू होते हैं वो यूनिसेफ देखता है। और प्लस वर्ल्ड बैंक ने भी फंडिंग की है, और ये एक रिपोर्ट जारी की है, जॉइंट चाइल्ड मेल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये बताया है 2022 की पूरी रिपोर्ट बना के दी है इन्होंने, क्योंकि 23 तो अभी चल रहा है। तो इसमें बताया है कि जो मेल न्यूट्रिशन का रेट है, जिसमें स्टंटिंग, वेस्टिंग जो होती है, मेल न्यूट्रिशन के ये पैमाने होते हैं, जैसे कि बच्चे का हाइट के अकॉर्डिंग वजन। ठीक है, हाँ, BMI वगैरह, ये सब ये चीजें देखते हैं कि किसमें कितना डेक्लाइन हुआ है। और इंडिया में भी सबसे ज्यादा तो नहीं कह सकती, पर वन ऑफ द मोस्ट जो मेल न्यूट्रिशन चाइल्ड होते हैं वो इंडिया में भी पाए जाते हैं। ठीक है, बट हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अभियान चलाए हुए हैं, तुमने नाम भी सुना हो। एक तो पोषण अभियान है, पोषण अभियान। ठीक है, मिड डे मील कैंपेन चलाई थी। हाँ, ये तो अभी भी चल रही है बच्चा, क्योंकि और अब एक और नई जो आई है वो है राइस फोर्टिफिकेशन। हमारी गवर्नमेंट देखो काम कर रही है अपने फोर्टिफिकेशन, राइस फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन और राइस फोर्टिफिकेशन में बताती हूँ तुमको। देखो, तुमने ये सुना था ना GM क्रॉप, जेनेटिक जो अल्टर्ड क्रॉप होती है, ये तो तब होती है, वो जो क्रॉप है पर्टिकुलर, वो स्टार्ट मतलब प्रोड्यूस होने से पहले ही उसमें चेंज करना होता है। ठीक है, मतलब वो उगने से पहले ही उसके जीन अल्टर करने पड़ते हैं। लेकिन फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि आप वो प्रोड्यूस तैयार होने के बाद उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला देंगे। तो राइस फोर्टिफिकेशन में फोर्टिफाइड करना है राइस को आयरन के साथ, कैल्शियम के साथ, जो कुछ जरूरी हमारे लिए जो चीजें हम नॉर्मल वे में नहीं ले पाते। हम तो नहीं, हम तो फिर भी ठीक ठाक वो ले रहे हैं डाइट, उन बच्चों के लिए, उन फैमिलीज के लिए जो नहीं ले पाते हैं वो डाइट। ठीक है, तो उनके लिए है
राइस फोर्टिफिकेशन। और पोषण अभियान चलाया था और मिड डे मील कैंपेन अभी भी चल रही है। बट मिड डे मील में जो हमारे यहाँ पे नॉर्थ में तो बहुत कम है, बट साउथ में बहुत अच्छे से वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। नॉर्थ में तो हालात खराब है थोड़े से। स्टेट हेल्थ इंडेक्स देखो, इसलिए साउथ में अच्छे से अप्लाई होता है, इसलिए देखो साउथ के ही है जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया है 2022 वाला, ये जारी किया है। कौन करता है? नीति आयोग। तो नीति आयोग ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स जारी करता है। केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना ने ये टॉप किया है। टॉप का भी पूछ सकते हैं, बॉटम का भी पूछ सकते हैं। टॉप का याद रखना फिलहाल, ठीक है। बॉटम का भी तुम लोग रिपोर्ट देखोगे तो तुम्हें बता दूंगी मैं और।